हे गाइस, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन सॉल्ट्स। ठीक है जी। पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में, सॉल्ट्स के बारे में। नाउ वी विल बी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द कॉमन सॉल्ट। हमने पिछली क्लास में सॉल्ट की 3 कैटेगरीज देखी थी, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। हमारा जो कॉमन सॉल्ट होता है ये हमारा एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। ठीक है, हमारी डेली लाइफ में इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हम खाना बनाते हैं तो खाना जब हम बनाते हैं तो उसमें सॉल्टी टेस्ट देने के लिए उसको हम क्या यूज करते हैं, आपका कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं। तो हमारी डेली लाइफ में इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो आज की क्लास जो है वो कॉमन सॉल्ट के ऊपर है और कॉमन सॉल्ट से कौन कौन से फर्दर मोर केमिकल्स आप ऑब्टेन करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट। कॉमन सॉल्ट, हमारा इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, और इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। इसको जनरली हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं या फिर टेबल सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है। नाउ फिर आता है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये आपको मिलता कैसे है। तो कॉमन सॉल्ट के हमारे पास 2 वेज हैं और आई कैन से टू ऑब्टेन सॉल्ट वी हैव 2 वेज। नंबर 1 इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन टेक्निक आपने पहले पढ़ी है, यू आर वेरी मच फेमिलियर टू इट कि इवेपोरेशन क्या होती है। इवेपोरेशन इज बेसिकली आपकी सनरेज जो हैं जब वो किसी लिक्विड के ऊपर पड़ती हैं तो वो क्या करते हैं, उसकी टेम्परेचर को थोड़ा सा राइज करती है। ठीक है, हमारी सनरेज। तो जो लिक्विड होता है उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर जो प्रेशर होता है वो एज कंपेयर टू दी अदर लेयर्स जो उसके नीचे हैं, बीनीथ हैं उसके, वो कम होता है। तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं टॉप मोस्ट लेयर के, देयर किनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट इंस्टेड ऑफ रीचिंग दी बॉइलिंग टेम्परेचर, मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर वो रीच भी नहीं करेगा, फिर भी वो क्या कर जाएगा, अपनी स्टेट को चेंज कर जाएगा। इसको कहा जाता है इवेपोरेशन। वेपोराइजेशन इज डिफरेंट थिंग, इवेपोरेशन इज डिफरेंट थिंग। ठीक है। तो इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, आपको अच्छे से पता होगा इस चीज के बारे में। हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो सी हैं, हमारे जो ओशियंस हैं, इनके अंदर आपके पास सारे का सारा वाटर जो है वो सॉल्टी वाटर है। सो दे आर बेसिकली यू कैन से ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ कॉमन सॉल्ट। ठीक है, वो खजाना है हमारे नमक का। तो होता क्या है, आपका जो सी वाटर है आपको पता है उसमें वेव्स आती हैं। जब वो वेव्स आती हैं तो हम कुछ जगहों पर जो हमारे जो सी कोस्टल एरियाज हैं वहां पर क्या होता है, जब पानी अंदर तक रीच करता है तो उस पानी को हम क्या करते हैं, उसकी बैरिकेडिंग कर देते हैं। जहां पर सॉल्ट की बेसिकली क्या की जाती है, जैसे कि आपका गुजरात है, राइट। गुजरात में क्या है, आपका सॉल्ट जो है वहां से हमारा जो गुजरात में जो सॉल्ट ऑब्टेन होता है वो पूरे इंडिया में हमारा क्या है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो वहां पर क्या किया जाता है, जब सी वाटर आता है, आने के बाद जब वो एक अच्छी खासे डिस्टेंस तक अंदर आ जाता है इनटू दी लैंड, आप क्या करते हो, उसकी बैरिकेडिंग कर देते हो, उसको वापस जाने नहीं देते। उसको 1 या 2 फीट तक उसकी डेप्थ होती है। फिर सनरेज उसको क्या करती हैं, हीट करती हैं और विद इन अ वीक आपका सारा पानी जो है वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। सो यू आर लेफ्ट विद सॉल्ट। उसकी फर्दर रिफाइनिंग वगैरह, उसकी फिल्ट्रेशन वगैरह करके आपको क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। तो दिस इज दी वन वे एंड दी अदर वे इज माइनिंग। जैसे आप कोयले की माइनिंग करते हो, हमारे पास क्या है, अंडर दी अर्थ कोयले के डिपॉजिट्स हैं, कोल के डिपॉजिट्स हैं। इन दी सेम वे हमारे पास सॉल्ट के भी डिपॉजिट्स होते हैं। हमारा जो काला नमक होता है या जो सेंधा नमक होता है वो हमारे सारे के सारे क्या हैं, रॉक सॉल्ट्स हैं। वो हमें अर्थ में रॉक डिपॉजिट्स की तरह या माउंटेन्स डिपॉजिट्स की तरह मिलते हैं। कैसे, हम ये मानते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो आपके पास अब ऐसा होता है कि आपके लैंड मासेस जो है वो शिफ्ट करते रहते हैं, राइट। सो सी जो है वो भी शिफ्टिंग होती है उसकी। तो कहीं पर सी वाटर था, वहां पर लैंड मासेस शिफ्ट होने की वजह से आपका जो सी लेवल है वो डाउन हो गया, सारे का सारा पानी इवेपोरेट हो गया और आपका जो नमक था सारे का सारा वो आपकी बड़ी बड़ी हीप्स, माउंटेन्स, रॉक्स बन गए उनके। तो आप उनको माइनिंग से ऑब्टेन करते हो एंड दिस टाइप ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। तो माइनिंग से आपको क्या मिलता है, जो सॉल्ट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, फेमसली रॉक सॉल्ट। So these are the 2 ways in which you get the salt that we eat at home. NaCl हमें इन 2 तरीकों से मिलता है। एक हो गया आपका इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर और दूसरा हो गया माइनिंग ऑफ द रॉक सॉल्ट। ठीक है जी। अच्छा, इसके यूजेस क्या हैं, आप इसको यूज करते हो एज अ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेवरल मोर केमिकल्स, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिर आपके पास क्या आता है, एज अ प्रिजर्वेटिव। बिल्कुल सही, हमारे घर में हमारी मॉम या हमारी दादी जब अचार डालती है, पिकलिंग करती है, तो उसमें आप क्या करते हो, आप किसी मैंगो का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम जो हमारा रॉ मैंगो होता है, कच्चा मैंगो होता है, उसको उस स्लाइसेस में कट करके उसके ऊपर नमक से अच्छे से उसकी कोटिंग करते हैं।
नमक की प्रॉपर्टी क्या है कि उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर मॉइस्चर आप एब्जॉर्ब करवा दोगे तो किसी भी आपका फ्रूट हो गया या आपका कोई वेजिटेबल हो गया, उसकी शेल लाइफ बढ़ जाती है, बिकॉज उसे बैक्टीरिया डिकम्पोज तब करेगा जब उसको टेम्परेचर और मॉइस्चर मिलेगा। तो आपके पास फ्रूट था या आपके पास कोई वेजिटेबल था, आपने उसमें से मॉइस्चर को क्या कर देना है, निकाल देना है विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट। तो आप इसको क्या यूज करते हो, एज अ प्रिजर्वेटिव, सो दैट यू कैन प्रिजर्व दैट पर्टिकुलर फूड आइटम फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर आप इसको करते हो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप के लिए। हमारे घर में जो सोप्स यूज होती हैं उनके अंदर आपका जो हमारी जो फैक्ट्रीज हैं जहां से मैन्युफैक्चर होकर आती है, वहां पे क्या यूज किया जाता है, NaCl यूज किया जाता है। फिर आता है आपका मेल्टिंग ऑफ आइस, बिल्कुल सही। हमारी जो कोल्ड मतलब जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं या जो हमारी कंट्री जो पोल्स के आसपास हैं जहां बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, तो वहां पर बर्फ को मेल्ट करने के लिए उसके ऊपर नमक को क्या कर दिया जाता है, स्प्रिंकल कर दिया जाता है। तो नमक और आइस आपकी आपस में कंबाइन हो जाती हैं, इससे आपका जो है फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट आपका जो बर्फ है वो क्या हो जाती है, पिघल जाती है, आइस आपकी मेल्ट हो जाती है। सबसे जरूरी चीज, ये हमारे नर्वस सिस्टम को एनहेंस करता है। तो भैया हमारे लिए तो ये बहुत जरूरी है, हमारे दिमाग को सेटल रखता है बेसिकली। ये हमारे खाने में अगर अच्छे से होगा तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपरली फंक्शन करेगा। तो भाई जिनका नहीं अच्छे से करता वो नमक खाया कीजिए, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी केमिकल्स जो हमें NaCl से मिलते हैं। सबसे पहला केमिकल हमारे पास क्या है, कॉस्टिक सोडा। क्या होता है जी कॉस्टिक सोडा? कॉस्टिक सोडा हो सकता है आपको थोड़ा सा अनफेमिलियर लगे, बट जब मैं इसका केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम यहां पे आपको बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा ये होता है कॉस्टिक सोडा। बिल्कुल सही। आपका जो NaOH होता है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, कॉस्टिक सोडा। तो कॉस्टिक सोडा जो है वो किससे आता है, NaCl से आता है। कैसे आता है, उसके MOP में पता लग जाएगा आपको। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, MOP। क्या करना होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन करना होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, जब आप किसी केमिकल के थ्रू करंट पास करते हैं उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। ब्राइन हमने यहां पर एक स्पेशल टर्म यूज की है जो आपका क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या बताती है, अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। हमारा नमक और पानी, जो हमारा नमकीन पानी बना, उसके लिए हमने एक स्पेसिफिक टर्म दी है दैट इज कॉल्ड ब्राइन। तो जब ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस होगी, मतलब कि आपका एक कंटेनर होगा, उसमें ब्राइन होगा, नमक वाला पानी, उसमें आप इलेक्ट्रोड्स डालोगे और जब करंट पास करोगे तो एक केमिकल चेंज अकर होगा। क्या होगा, आपको मिलेगा कॉस्टिक सोडा, आपको मिलेगी क्लोरीन गैस, आपको मिलेगी हाइड्रोजन गैस। तो क्योंकि उस सेटअप में इलेक्ट्रोड्स इन्वॉल्व हैं तो आपको एनोड पे मिलेगी दैट इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्लोरीन गैस, कैथोड दैट इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, उस पे आपको मिलेगी हाइड्रोजन गैस, और हमारा कैथोड के नीचे ही डिपोजिशन किसकी होगी, NaOH की। थोड़ा सा एक्वा सॉल्यूशन में होगा, मतलब प्योर आपका सॉलिड नहीं होगा, राइट। चलिए अब इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं। अच्छा एक चीज और, वेरी फेमसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रोसेस को कहा जाता है, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन को या कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन को एक और फेमस नाम से जाना जाता है, क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस। क्यों भैया, देखिए जी, आपको क्लोरीन मिलता है, राइट, आपको NaOH मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, आई रिपीट इट इज अ बेस, एज वेल एज इट इज एन एल्कलाई और एल्कली, व्हाटएवर यू प्रोनाउंस, ठीक है। एल्कली या एल्कलाई बोला जाता है इसको, क्यों, वाटर सॉल्युबल बेसिस को एल्कलाई कहा जाता है। रिकॉल कीजिए इन दी प्रीवियस क्लासेस जहां पे आपको बेसिस को समझाया गया था, वहां पर आपको बताया गया था कि बेसिस में दो कैटेगरीज होती हैं, और ये कैटेगराइजेशन किसके बेस पे की गई है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो जो बेस वाटर सॉल्युबल एल्कलाई, तो ये वही है। NaOH एक बेस है, वाटर सॉल्युबल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एल्कलाई। और इस प्रोसेस में क्योंकि आपको क्लोरीन और एल्कली मिल रहा है तो आप इसको बोलते हो क्लोरो एल्कली प्रोसेस। रन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये आपकी बैटरी हो गई, आपने स्विच को ऑन कर दिया, दिस इज द एनोड, दिस इज द कैथोड। कैथोड होता है द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, एनोड होता है इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो जिस टर्मिनल से आप अटैच हैं आपके ऊपर वही चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है, एनोड। सिंपल याद रखने की जो ट्रिक है वो क्या है कि अच्छे लोग को हम क्या बोलते हैं कि ये पॉजिटिव लोग हैं, तो ए से अच्छा एनोड और आपका पॉजिटिव, राइट। तो एनोड इज द इलेक्ट्रोड दैट इज पॉजिटिव, कैथोड उससे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, तो अब हमारे पास आता है सेटअप। करंट आपने पास किया, आप देख सकते हैं कि मैंने इलेक्ट्रोड्स के साथ में
आपके सर्कल्स बनाए हैं, तो यार दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग बबल्स। तो वो बबल्स किसके हैं? वो गैसेस के बबल्स हैं। मैंने आपको बताया कि पीछे कैथोड पे कौन सी गैस इवॉल्व होगी? आपकी हाइड्रोजन, और एनोड पे कौन सी गैस होगी? आपकी क्लोरीन। ठीक है, तो अगर एमसीक्यू भी बनता है तो इसके ऊपर भी एमसीक्यू बन सकता है कि क्लोरोअल्कली प्रोसेस में कौन सी इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस इवॉल्व होती है। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी, अच्छा NaOH की कोई मैंने यहां पे दिखाया है कि दिस इज दी NaOH, तो ये कहां पे फॉर्म हो रहा है? कैथोड पे फॉर्म हो रहा है, राइट। चलिए फिर आता है हमारे पास यहां पर 3 प्रोडक्ट मिले हैं, NaOH, H2Cl2, एंड द गुड थिंग, द बेस्ट थिंग इज कि इन तीनों के यूजेस हैं। NaOH का क्या यूज है? इसको आप यूज करते हो एज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। फिर आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर, हमारे पास जो फाइबर होती है कॉटन की बड़ी कॉमन सी फाइबर है, नायलॉन भी है, ऐसे बहुत तरह की फाइबर है। तो जो आर्टिफिशियल फाइबर होती है जैसे कि नायलॉन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, उस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग में भी आप इसको यूज करते हो। फिर आता है आपका पेपर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर में भी किसको यूज किया जाता है? NaOH को यूज किया जाता है। फिर आता है H2 के एक यूज से तो आप फेमिलियर ही होंगे कि जी ये बहुत अच्छा फ्यूल होता है और इसको रॉकेट में एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा ये होता है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स के लिए। ये चीज भी आप पढ़ेंगे कार्बन केमिस्ट्री में कि हमारे ऑयल्स जो होते हैं उनकी हाइड्रोजनेशन होती है और वो आपके सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वाला फंडे होते हैं उसमें, वो आप आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल इसको याद रखिए, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। और सबसे लास्ट यूज का जो है वो क्या है कि इसको हम यूज करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द यूजेस ऑफ क्लोरीन, डिसइंफेक्टिंग वाटर। क्लोरीन की बड़ी खास प्रॉपर्टी है कि अगर इसको वाटर के थ्रू पास किया जाए तो वाटर के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे ये उनको किल कर देगी, तो डिसइंफेक्टिंग वाटर। फिर ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जो है वो हमारा एक केमिकल है जो किसी भी चीज को डीकलराइज कर देता है। ठीक है, हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो भी मेकअप के लिए इसको यूज करते हैं, ब्लीचिंग के लिए, और जो हमारा फेस कॉम्प्लेक्शन है उसको ब्राइट दिखाने के लिए क्या करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा जो कलर है वो क्या हो जाएगा? कोई भी चीज, कोई भी कलर है वो डीकलराइज हो जाएगा, राइट। फिर आता है हमारे पास फॉर क्लीनिंग एजेंट। ठीक है, अच्छा फॉर ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग भी आपकी ये होती है कि उसको हम वाटर को बिना यूज किए किसी भी कपड़े को अगर हम उसको साफ करने की कोशिश करते हैं विदाउट यूजिंग वाटर, उसके अंदर जो स्टेन्स हैं वो निकालते हैं, उसको बेसिकली ड्राई क्लीनिंग कहा जाता है, राइट। चलिए जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट केमिकल दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम NaCl कॉमन सॉल्ट इज वॉशिंग सोडा। केमिकल फॉर्मूला क्या है? Na2CO3.10H2O। केमिकल नेम क्या है? देखो जी, Na2CO3 के लिए तो आपका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, और 10H2O जो है उसको आप रिप्रेजेंट करोगे डेका वर्ड से। डेका मींस 10, हाइड्रेट्स मींस वाटर, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, मतलब कि Na2CO3.10H2O इज द केमिकल नेम एंड द केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट थिंग इज MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसमें आप क्या करेंगे, जो ब्राइन है हमारा दैट इज NaCl प्लस वाटर, उसका आप कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे और उसके थ्रू आप 2 गैसेस पास करेंगे, और वो गैसेस हैं अमोनिया एज वेल एज CO2, एंड यू विल बी गेटिंग द प्रोडक्ट्स एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड NH4Cl। हमें रिक्वायरमेंट NHCO3 की है, NH4Cl को निकालना बड़ा आसान होता है। ये आपका एक ऐसा केमिकल है दैट अंडरगोज सब्लिमेशन। क्या होता है सब्लिमेशन? अगर मेरे पास कोई सब्सटेंस है सॉलिड फॉर्म में, उसको हीट किया जाए, सॉलिड से वो क्या बनना चाहिए? लिक्विड, और लिक्विड से फिर वो गैस बनना चाहिए। सब्लिमेशन एक स्पेशल फिनोमिना है जहां से सॉलिड से वो डायरेक्टली किसमें स्विच करता है? गैस में। लिक्विड वाला स्टेज आता ही नहीं है। तो NH4Cl की वही प्रॉपर्टी है। तो आप इस मिक्सचर को हीटअप करेंगे, NH4Cl अलग हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, आप इस NaHCO3 को हीट करेंगे, अलग से ड्राई करके, उसको अलग करके, उसको सेपरेट करके उसको हीट किया जाएगा। दैट इज द स्टेप 2। ये आपकी मान लीजिए स्टेप 1 है एंड दिस इज द स्टेप 2। स्टेप 2 में जब आप इसको हीट करेंगे तो वो ब्रेक होगा, डीकंपोजिशन होगी उसकी, और आपको मिलेगा Na2CO3, CO2 एंड H2O। यहां पर Na2CO3 का नाम मैंने स्पेशल दिया हुआ है सोडा ऐश। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है आपका कि व्हाट डू यू मीन बाय सोडा ऐश, या विच केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड दी सोडा ऐश। तो याद रखिएगा वो क्या होता है? Na2CO3। सो आफ्टर ऑब्टेनिंग Na2CO3 आप इसकी क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है?
आप Na2CO3 में कुछ वाटर ऐड कर देंगे, फिर उसको हीट करेंगे जब तक कि उसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए, फिर आप उसको ओवरनाइट रख देंगे, तो जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो अपने आप क्या कर जाएगा, इवेपोरेट, एंड यू विल गेट द क्रिस्टल्स ऑफ वॉशिंग सोडा। यहां पर भी वही होगा। तो क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू आपको क्या मिल जाएगा, Na2CO3.10H2O। सो दिस इज हाउ द वॉशिंग सोडा इज मेड। फिर आता है हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज, सॉल्युबल इन वाटर, एल्कलाइन इन नेचर, और ये क्लिनजिंग एजेंट की तरह काम करता है, या क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं इसके पास। एंड दीज आर दी 3 प्रॉपर्टीज दैट मेक इट अ वेरी सुटेबल चॉइस फॉर टू यूज इट एज अ सोप। सोप जो होती है हमारी, वो एल्कलाइन नेचर की भी होती है, राइट, और फिर वो हमारी क्या होती है, सॉल्युबल इन वाटर भी होती है, ठीक है, और तीसरा क्या है, उसकी क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज भी होती है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज इसको सुटेबल बनाती हैं वॉशिंग पर्पस के लिए। तो यूजेस में पहला तो आपका यही आएगा कि लॉन्ड्री पर्पस या वॉशिंग पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। फिर इसको हम यूज करते हैं फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। देखिए जी, हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, वाटर में कितना सॉल्ट है, ठीक है। हमारा जो पानी हमें रिवर वाटर जो होता है हमारा, वो आपका सॉफ्ट वाटर होता है, उसमें सॉल्ट कम होते हैं। अंडरग्राउंड वाटर जो है वो आपका हार्ड वाटर होता है, मतलब उसमें सॉल्ट ज्यादा होते हैं, राइट। अब हार्ड वाटर जो है उसके अंदर भी 2 टाइप आते हैं, एक होती है परमानेंट हार्डनेस, एक होती है टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस को अगर आप किसी पानी के अंदर, अगर टेम्पररी हार्डनेस है, अगर आप उस पानी को बॉईल करते हो तो सॉल्ट्स ब्रेक होकर सेटल डाउन हो जाते हैं एंड यू गेट वाटर, सॉफ्ट वाटर, उसको बोलते हैं टेम्पररी हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस में क्या होता है कि वाटर को मात्र बॉयल करने से उसकी हार्डनेस गायब नहीं होगी, यू हैव टू ऐड अदर केमिकल्स। तो वो जो परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव करने में आपकी कौन हेल्प करता है, वॉशिंग सोडा, जो बॉइलिंग से नहीं जाती। अ वेरी इंपॉर्टेंट यूज। फिर आता है हमारे पास मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, ग्लास, बोरेक्स एंड पेपर। जैसे NaOH को आपने यूज किया था डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, इसको भी आप यूज करते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है बेकिंग सोडा। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल जो हमारी डेली लाइफ में यूज होता है। ये हमारा वॉशिंग सोडा भी और बेकिंग सोडा दोनों ही हमारे ऐसे केमिकल है जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं, राइट। और बेकिंग सोडा भी बड़ा इंटरेस्टिंगली है कि हमारा ये NaCl के थ्रू ही ऑब्टेन होता है। कैसे होता है जरा हम देख लेते हैं। अच्छा, केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला इज NaHCO3। इजी है। चलिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो फिर से आपके पास क्या आ गया, ब्राइन आ गया। ब्राइन में से आप अमोनिया गैस पास करेंगे, CO2 गैस पास करेंगे। प्रोसेस आपका सेम है, वही वॉशिंग सोडा वाला, बट यहां पे 3 स्टेप्स नहीं होंगी। पहली स्टेप में आपका काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जरा, NaHCO3 और NaHCO3 बन गई बात। पहली स्टेप में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा NaHCO3, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, आपका बेकिंग सोडा आ गया। अब इसका नाम जो है, जो इसका नाम है, वही इसको अपने आप को डिफाइन करने में हमारी हेल्प कर रहा है। बेकिंग पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है मेनली, और भी यूजेस हैं, हम आगे देखते हैं। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज को एक बार देख लेते हैं। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, हल्का फुल्का सॉल्युबल है। नॉन कोरोसिव, माइल्ड बेस, एल्कली भी है क्योंकि थोड़ा बहुत सॉल्युबल है, माइल्ड है, और आपका ये क्या है, नॉन कोरोसिव है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपका हाथ इसके कांटेक्ट में आ जाए तो आपका हाथ जल जाएगा। NaOH अगर हमारे हाथ के ऊपर गिर जाए तो हमारे हाथ को जला सकता है। कोरोसिव नेचर बेसिकली इसका नहीं होता। फिर डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग टू गिव CO2 गैस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि जब आप इसको हीट करते हो तो CO2 गैस निकलती है, एंड दिस इज द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी कि इसको हम बेकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द यूजेस। यूज्ड एज एन एंटासिड। एंटासिड क्या होता है आपको अच्छे से पता है। अगर हमारा स्टमक जो है वो अपसेट है, हमने कहीं हम गए या हमने कहीं ज्यादा खा लिया या फ्राइड खा लिया ज्यादा हमने, एनी ऑफ द केस, तो आपके स्टमक में जो है वो एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस हो जाती है। उस एसिड की फ्यूम्स आपके फूड पाइप से होते हुए आपकी अपर चेस्ट में मूवमेंट करती है वो, तो उससे क्या होता है, आपको एक बर्निंग सेंसेशन महसूस होता है, राइट। उसी कंडीशन को कहा जाता है एसिडिटी। तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, बेकिंग सोडा। जैसे हम इनो यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं, ऐसे ही आप किसको यूज कर सकते हैं, ये आपकी एक होम रेमेडी है। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं अवेलेबल है तो अगर हमारे घर में, हमारी किचन में जो कि जनरली होता है बेकिंग सोडा, पानी में मिक्स करके आप उसको पी सकते हैं। थोड़ा सा बिटर इन टेस्ट होता है बट एसिडिटी से इससे राहत मिलने वाली है। नेक्स्ट आपके पास आता है यूज इन बेकिंग एंड मेकिंग बेकिंग पाउडर। एक तो बेकिंग आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो खाने में, जिसको आपको बेक करना है, जैसे केक हो गया आपका,
तो उसमें आप इसको ऐड कर सकते हो। भटूरे हो गए आपके, ठीक है, या फिर आपका कुछ और बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, तो उनमें आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। और दूसरी चीज क्या है कि इससे हम बेकिंग पाउडर भी बनाते हैं। बेकिंग पाउडर जो होता है वो बेकिंग सोडा से थोड़ा सा और माइल्ड होता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर जो है वो हमारे खाने के टेस्ट को भी एनहेंस करता है। इसका पर्पस तो सिर्फ बेकिंग का है। बेकिंग पाउडर जो है वो इससे माइल्ड होगा क्योंकि उसके अंदर एक एसिड भी प्रेजेंट होता है, वो हम आगे जाके देखेंगे। फिर आता है यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें से CO2 गैस भी निकलती है, जो जनरली हमारे ऑफिस में, हमारे स्कूल में लगा हुआ होता है, राइट। इसमें से भुफ करके गैस निकलती है। दूसरा जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज करते हैं उसमें से क्या होता है, आपकी गैस भी निकलती है CO2, उसमें से एक व्हाइट कलर का पाउडर भी निकलता है, उसमें से मॉइस्चर भी निकलता है। तो उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडा। कैसे होगा मैं आपको आगे बताता हूं। सो दीज आर द डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। मैंने जो पीछे यूजेस दिए हैं उनके केमिकल रिएक्शंस भी लिखे हुए हैं। सबसे पहले है हमारा बेकिंग सोडा। तो अगर मैं कुछ बेक करना चाहता हूं, अगर मैं उसको उसमें डाल देता हूं बेकिंग सोडा को, तो जब आप इसको हीट करोगे तो वो क्या देगा, CO2 गैस देगा। अब CO2 गैस जब फॉर्मेशन होगी तो जाहिर सी बात है हमारा जो बैटर होगा किसी फूड का जिसको हम बेक करना चाहते हैं, ये उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करेगी हमारी गैस। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट ये उसमें से पोर्स क्रिएट करती हुई आएगी और आपका केक या आपकी पेस्ट्री क्या होगी, स्पॉन्जीनेस होगी, उसमें फ्लफीनेस होगी, क्योंकि इसमें पोर्स क्रिएट हो जाएंगे ड्यू टू दी प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। दूसरा है इसका बेकिंग पाउडर कैसे बनता है। तो बेकिंग सोडा में अगर आप एडिबल एसिड स्पेशली टार्टरिक एसिड मिक्स करते हैं तो जब ये आपस में मिक्स हो जाएंगे और आप इस मिक्सचर को, बेकिंग पाउडर को किसी डव में मिक्स करते हो जिसके अंदर पानी हो, तब ये आपस में रिएक्ट करके क्या देंगे, आपको CO2 गैस देंगे। तो जाहिर सी बात है जब CO2 गैस फिर से उस बेकिंग प्रोसेस में आपकी हेल्प कैसे करेगी, किसी मटेरियल में जो उसका डोव होगा उसके अंदर ये फिर से पोर्स क्रिएट करती आएगी और वैसा ही इफेक्ट देखने को मिलेगा जैसा कि पहले दिखा है। द लास्ट थिंग इज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये होता है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर। ये उसका बाहर से मेटेलिक कंटेनर है, अंदर उसके अंदर हमारे पास ये होता है बेसिकली NaHCO3 बेकिंग सोडा नीचे, और एक अंदर ग्लास बॉटल होती है। ऊपर आपका क्या होता है, पंच मारने के लिए, मतलब उसमें एक सिस्टम होता है जो कि ग्लास को ब्रेक कर देता है, प्लंजर वगैरह बोलते हैं इसको। तो ऊपर से आप इसको हिट करेंगे तो ये ग्लास ब्रेक हो जाएगा और जो ये मेरे पास डॉटेड है ये मेरा H2SO4 है। तो एसिड और NaHCO3 आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। मिक्स होते ही आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा और ये मिलेगा। ये हमारा व्हाइट कलर का पाउडर होता है जो हमारे पाइप में से बाहर की तरफ क्या करता है, रश करता है। तो जहां भी आग लगी हुई है ये उसको क्या करेगा, उसके ऊपर उसको एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है उसके बीच में और आग के बीच में एज अ बैरियर एक्ट करेगा। CO2 भी ब्लैंकेट फॉर्मेशन करेगी और जो H2O होगा वो क्या करेगा, उस कंबस्टाइल सब्सटेंस का टेम्परेचर लो कर देगा। तो ये तीनों मिलके आग को क्या कर देते हैं, बुझा देते हैं, ठीक है। सो दीज वर द केमिकल्स दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट, राइट। तो हमारा कॉमन सॉल्ट जो है वो खुद भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमने केमिकल्स पढ़े, हमारा एक तो वॉशिंग सोडा आया इसमें, एक हमारा बेकिंग सोडा आया और एक हमारा कॉस्टिक सोडा आया। यही बड़े इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में हमारे किस में आते हैं, यूज में आते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद।